My name is Mohammad Rehan, and I have done my bachelor in nursing and master in biostatistics and epidemiology. And currently, I am a lecturer at Dow Institute of Nursing and Midwifery. आज हम जो है वो नर्सिंग रिसर्च का एक और लेक्चर डाउनलोड करने रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। जो लेक्चर जो है हमारा रिसर्च एथिक्स पे। ये हमारे आज का ऑब्जेक्टिव्स होंगे। डिफाइन एथिक्स, डिस्कस हिस्टोरिकल इवेंट्स इन्फ्लुएंसिंग एथिक्स इन रिसर्च। इसके अलावा नॉर्मबर्ट की जो 10 प्रिंसिपल्स की गाइडलाइन है वो डिस्कस करेंगे, और रिसर्च मिसकंडक्ट से रिलेटेड जो टर्म्स है उन्हें डिफाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एथिक्स की डेफिनेशन के साथ। तो एथिक्स एक फिलॉसफी की ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जो प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो है ना आपके एथिक्स के अंदर इंक्लूडेड है, और वही हम पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है कि जस्टिस किसे कहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी किसे कहते हैं, ऑटोनॉमी किसे कहते हैं, और इन प्रिंसिपल्स की बेस पे क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो ये सब जो है वो आपका एथिक्स कहलाता है। एथिक्स की रिसर्च में क्यों जरूरत है? ताकि हम रिसर्च को जो है वो ट्रस्टवर्दी रख सकें, और सोशली अपने जो भी हम रिसर्च करते हैं उसके लिए सोशली जो भी इसके रिजल्ट आते हैं उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हों, और जो भी हम रिसर्च करें उसे इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू के पर रख कर हम रिसर्च करें। तो जब भी हम रिसर्च किसी भी इदारे में कंडक्ट करते हैं तो हम उस इदारे के आईआरबी को रिसर्च प्रेजेंट करते हैं। इंटरनल रिव्यू बोर्ड होता है आपका, वो उस रिसर्च को देखता है इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी रिसर्च जो है वो इथिकली ट्रस्टेड है, इथिकली वर्दी है। जब वो आपको वहां से जो है वो अप्रूवल देता है तो उसके बाद आप रिसर्च को कंडक्ट करते हो। अच्छा, हिस्ट्री के अंदर जो ना कुछ इस तरीके के अनइथिकल इवेंट्स हुए हैं रिसर्च को कंडक्ट करते हुए, कि जिसके बेस के ऊपर जो है हमें एथिक्स को जो है वो रिसर्च के अंदर ऐड करना पड़ा। तो इसमें एक एग्जांपल है नाजी ट्रायल का। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और इसके बाद जो विक्टिम्स बचे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उस पे कुछ 23 जर्मन नाजी फिजिशियंस ने मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए। जो अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स थे उन्हें हाई टेम्परेचर पे रखा गया, और जो फीमेल्स थी उनके जो है वो यूट्रस को ओपन करके चेक किया गया कि एम्ब्रियो की कितनी डेवलपमेंट हुई है, और मुख्तलिफ किस्म के उनके केमिकल्स उनकी बॉडी पर डाले गए, और उनकी चेक करने के लिए कि वो कितनी जल्दी फिर बाद में रिकवर होते हैं, और उनकी डेथ कितनी जल्दी या कितनी देर में होती है। तो इस तरीके का मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स नाजी सर्जन्स ने किए, फिजिशियंस ने किए। इसके अलावा जो है वो एक और एग्जाम्पल है। अ, ये यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस में जो है वो ये रिसर्चेस की गई, जहां पर जो ब्लैक जो पॉपुलेशन थी, पुअर ब्लैक पॉपुलेशन, उनको एडमिट किया जाता था ट्रीटमेंट के नाम पर, और वो सिफिलिस के साथ उनको जो है वो इन्फेक्ट किया जाता था, और चेक किया जाता था कि बॉडी किस तरीके से प्रोग्रेस करते हैं उनके आफ्टर सिफिलिस ना। लेकिन उन्हें बताया नहीं जाता था कि वो इन्फेक्टेड हैं सिफिलिस के साथ, और ना ही उनको ट्रीट किया जाता था सिफिलिस के साथ। तो इस तरीके के अनइथिकल इवेंट्स हुए हैं कुछ पुराने माजी के अंदर, जिसके बेस के ऊपर जो है फिर वो एथिक्स को रिसर्च में ऐड करना पड़ा। तो सबसे पहले 1947 के अंदर अमेरिकन जजेस ने एक कोड पेश किया जो 10 प्रिंसिपल्स के ऊपर है। तो उसमें बताया गया कि अगर जब भी आप रिसर्च कंडक्ट करोगे तो इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख के आप रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। तो उसके कुछ 10 पॉइंट्स हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट है कि रिसर्च पार्टिसिपेंट मस्ट बी वॉलंटरीली कंसर्न टू रिसर्च पार्टिसिपेशन। उनसे कंसर्न फॉर्म साइन किया जाए, उन्हें बताया जाए कि क्या बेनिफिट्स एंड रिस्क हैं रिसर्च के। रिसर्च एम शुड कंट्रीब्यूट टू द गुड ऑफ द सोसाइटी। हमेशा आपको कोशिश करनी का आप रिसर्च के जरिए अपनी सोसाइटी को गुड दें, बैड प्रोवाइड ना करें, उन्हें नुकसान ना दे अपनी सोसाइटी को। रिसर्च मस्ट बी बेस्ड ऑन साउंड थ्योरी एंड प्रायर एनिमल टेस्टिंग। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट एनिमल ह्यूमन पे कर रहे हैं तो उसका प्रायर टेस्टिंग जो है वो एनिमल के अंदर ऊपर होना चाहिए। रिसर्च मस्ट अवॉइड अननेसेसरी फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग। आपको अपने रिसर्च के जरिए किसी को फिजिकली या मेंटली हार्म नहीं करना। नो रिसर्च प्रोजेक्ट कैन गो फॉरवर्ड वियर सीरियस इंजरी एंड डेथ आर पोटेंशियल आउटकम्स। अगर आपको पता लगता है कि इस रिसर्च से किसी की इंजरी होगी या डेथ होगी तो वो रिसर्च आपको आगे कंडक्ट नहीं करने। द डिग्री ऑफ रिस्क टेकन विद रिसर्च पार्टिसिपेंट कैन नॉट एक्सेस एंटिसिपेटेड बेनिफिट ऑफ द रिसर्च। तो आपको लगता है कि यार इस रिसर्च से जो है वो
जो हार्म होगा वो बेनिफिट्स के मुकाबले में ज्यादा होगा, तो आपको ऐसे रिसर्चेस नहीं करनी। प्रॉपर एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्शन फॉर द पार्टिसिपेंट नेसेसरी। एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना आपको अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए। एक्सपेरिमेंट कैन बी कंडक्टेड ओनली बाय साइंटिफिकली क्वालिफाइड पर्सन और ट्रेन पर्सन एक्सपेरिमेंट करेंगे रिसर्च में। ह्यूमन सब्जेक्ट्स मस्ट बी अलाउड टू डिसकंटिन्यू देयर पार्टिसिपेशन एनी टाइम। जब उनको लगता है कि हमें डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, तो वो उनको पूरी इजाजत है कि वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। Scientists must be prepared to determine the experiment if there is a cause to believe that continuation will be harmful or result in an injury or death। तो वही बात जो पहले बात करी थी कि जहां साइंटिस्ट को लगता है कि यार अब ये रिसर्च हमारी आगे चल के हमारे पार्टिसिपेंट को इंजरी या हार्म प्रोवाइड करेगी, तो वहीं पर हमें अपनी रिसर्च को टर्मिनेट कर देना चाहिए। अब कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो रिसर्च मिसकंडक्ट से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहली टर्म जो है कोएर्जन है। आपको अपने पार्टिसिपेंट्स को ना ही थ्रेट करना है, ना ही आपको उनको एक्सेसिव रिवॉर्ड देना है, ताकि उसके बेस पे आप उनको अपने पास रिसर्च में पार्टिसिपेट करवाने के लिए जो है फोर्स कर सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये कोएर्जन कहलाता है। आपको जो है वो अपने सब्जेक्ट को बताना है कि रिसर्च क्या हो रही है और उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या हार्म्स होंगे। अगर अनअवेयर हैं रिसर्च डेटा के हवाले से सब्जेक्ट्स जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो कोवर्ट डेटा कलेक्शन कहलाएगा। तो सब्जेक्ट्स आर अनअवेयर दैट रिसर्च डेटा आर बीइंग कलेक्टेड, तो उन्हें बताना है कि डेटा उनसे कलेक्ट किया जा रहा है। आपको रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को ये चीज बतानी है। डिसेप्शन, मिस इन्फॉर्मिंग द सब्जेक्ट फॉर द रिसर्च पर्पस। आप लाजमी बताएं अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को क्या पर्पस आपके रिसर्च का। नहीं बताते तो आप डिसेप्शन करते हैं। फैब्रिकेशन, मेकिंग अप डेटा एंड रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग देम। आप रिसर्च का डेटा खुद बनाते हैं, उसे रिपोर्ट करते हैं, तो फैब्रिकेशन कहलाता है। फॉल्सिफिकेशन, मैनिपुलेटिंग रिसर्च मटेरियल इन प्रोसेस सच दैट देयर रिसर्च इज नॉट एक्यूरेटली प्रेजेंटेड। आप जो डेटा लेते हैं उसको फिर मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करने की करते हैं, तो ये फॉल्सिफिकेशन कहलाता है। अगर आप किसी और के आइडियाज को अपनाते हैं, इसे प्लेजरिज्म कहता है। तो कोएर्जन में हमने बात करी थी कि यूजुअली वर्नेबल पॉपुलेशन के ऊपर कोएर्जन होती है। तो कौन है आपके वर्नेबल पॉपुलेशन? आपके ओल्ड हैं, जो बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, या बच्चे हैं, या मेंटली रिटार्डेड हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज पर्सन हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं, तो ये वर्नेबल पॉपुलेशन है। तो यूजुअली लोग इन्हें जो है वो इनको कोएर्जन करके इनसे डेटा लेते हैं और इनको अपने रिसर्च में शामिल करते हैं। तो आपको कभी भी जो है वो जबरदस्ती इनको जो है ना अपने हमारे रिसर्च में शामिल नहीं करना। उन्हें उनसे लाजमी कंसर्न लेना और इन्फॉर्म करना रिसर्च के बारे में उन्हें, और फिर ही उन्हें रिसर्च में पार्टिसिपेशन के लिए राजी करवाना। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये एक और टर्म है रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड। ह्यूमन शुड बी ट्रीटेड एज ए ऑटोनोमस एजेंट if the researcher have informed them about the study, allow allow them to choose to participate or not to participate, allow them to withdraw from the study at any time without any penalty। तो वो अपनी मर्जी से शामिल हो, जब वो चाहे रिसर्च को छोड़ के जा सकते हैं। जब वो रिसर्च को छोड़ के जाए तो आप उनसे कोई पेनल्टी नहीं लेंगे। इन्फॉर्म कंसेंट में आपको उनको बताना है कि क्या रिसर्च के बेनिफिट्स हैं, क्या रिस्क हैं, क्या स्टडी होगी। आपको सारी चीजें उनको बतानी और ये इंश्योर करना। उन्हें कभी भी मैनिपुलेट नहीं करना, कोर्स नहीं करना, और उनसे लाजमी जो है वो कंसर्न फॉर्म साइन करवाना। अच्छा, अगर हम राइट टू प्राइवेसी की बात करें, तो हमें रिसर्च में जो है वो नाम के बजाय आईडीज को यूज करना है, और कोशिश करनी है कि रिसर्च हम इस तरीके से लें कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील ना हो। और कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें हम, तो हमें किसी अनरिलेटेड लोगों के साथ जो है वो डेटा को शेयर नहीं करना, और डेटा को हमेशा लॉग इन की में रखना। जस्टिस की बात करें तो रिसर्च में जो है हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेयर्स है, वो वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट्स होना चाहिए रिसर्च के अंदर। तो अगर हम एग्जाम्पल्स के साथ बात करें, तो सिलेक्टिंग द वन स्पेशली सुटेबल फॉर रिसर्च, जैसे पुअर को हम यूजुअली सेलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए, ये नहीं होना चाहिए। फेवरेट पेशेंट रिसीव द इंटरवेंशन, ये नहीं होना चाहिए। नो इनजस्टिस टू दोज हु डोंट एग्री टू पार्टिसिपेट, तो ये आपका जस्टिस कहलाता है। अगर हम बात करें बेनिफिसेंस की,
तो बेनिफिसेंस आपका जो है वो फ्रीडम फ्रॉम हार्म और एक्सप्लोटेशन होता है। हमें कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमाइज करें बेनिफिट्स को और मिनिमाइज करें हार्म्स को। ये बेनिफिसेंस कहलाता है।